આપશે કોલ, સલાહ જે અપાવશે અચૂક નફો, એક્સપર્ટ એડવાઇસ, કોલ્સ ઓન ફાયર, દિવસભર માત્ર CNBC બજાર પર। શેર સંબંધિત પ્રશ્નો પૂછો CNBC બજારના ઓફિશિયલ ફેસબુક પેજ પર કે કોલ કરો ટોલ ફ્રી નંબર 180041907009 પર કે વોટ્સએપ કરો 7506660000 પર અથવા SMS કરો BH સ્પેસ સ્ટોકનું નામ સ્પેસ તમારો પ્રશ્ન અને સેન્ડ કરો 51818 પર અને તમારા પ્રશ્નોના મેળવો ઉત્તર બજાર હેલ્પલાઇન પર। સતત ચડતું ઉતરતું શેર બજાર, કઈ કોર્પોરેટ અને આર્થિક નીતિઓ કરશે બજાર પર અસર? પ્રત્યેક હલચલ પર હશે અમારી નજર, જે આપશે આપને બજારની ખબર। બજાર એટ 1 માત્ર CNBC બજાર પર। ना 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 डी साहब नहीं, ई नोट हाउस है, ई नोट हाउस है। लेट्स स्टार्ट। એક એક્સપર્ટ જે તમને બનાવી શકે છે એક્સપર્ટ। લાઈવ માર્કેટના સચોટ વિશ્લેષણો સાથે માર્કેટ લાઈવ। શેર બજારના મહારથી આપશે પ્રત્યેક કંપનીની સંપૂર્ણ માહિતી, વિશ્લેષણો કરી આપશે સચોટ સલાહ અને આપશે આપના પોર્ટફોલિયોને સમૃદ્ધ કરવાના ફંડા। ફેન્ટાસ્ટિક ફંડા દિવસભર માત્ર CNBC બજાર પર। गुड मॉर्निंग, सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। आज है वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन और क्विकली देख लीजिए किस तरह की ग्राउंड है, उसके बाद समझ लेंगे कैसी पिच है जिस पे ये मुकाबला आज होना है। तो यूएस में थोड़ा सा कंसोलिडेशन का मोड, बड़े इवेंट्स के बीच में, बड़े इवेंट्स मतलब वो बड़े बड़े नतीजों की शुरुआत होना, वो फेड चेयर जेरोमी पॉवेल साहब की टेस्टिमनी, इन सब के बीच में थोड़ा सा कंसोलिडेशन में चले गए। कल एकदम फ्लैट डाउ और S&P था, नैस्डैक थोड़ा वीक था, लेकिन जो हमने डाइजेस्ट करा था उससे ज्यादा दबाव है और साथ में डाउ फ्यूचर्स ऊपर से 50 से 100 पॉइंट के बीच में दबाव आज फिर से इंडिकेट कर रहे हैं। इसलिए एशिया थोड़ा सा सुस्त है और SGX निफ्टी भी दिखा रहा है कि भाई कल की फ्लैट लाइन के आसपास ही आज ट्रेड हमारा रिज्यूम होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में नीरज जी, पिच कैसी है? मुझे तो पिच बहुत अच्छी लग रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अमेरिकन क्यूज जो देखते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं। खबरें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फेड चेयर ने कह दिया कोई मैं बदलाव नहीं करूंगा। तो अगर आप रोज सुबह उठ के अमेरिकन मार्केट देखने के बाद अपना क्यू बनाते हो तो वहाँ से बहुत पॉजिटिव है। और इंडियन मार्केट में रेजिलियंस आप देखिए कि बहुत गिराने की कोशिश करते हैं लेकिन स्टॉक फिर ऊपर आता है क्योंकि इनहेरेंट तेजी है इसमें। और ये बात नहीं भूलना चाहिए कि जो इस बार के पैंडेमिक और 2008 के मार्केट क्रैश में एक बेसिक डिफरेंस ये कि उस समय केवल ब्याज दरें नीचे गई थी एकदम। इस बार 4 ट्रिलियन की नोट प्रिंटिंग केवल अमेरिका में हुई है, 4 ट्रिलियन डॉलर की। उसके अलावा यूके में, जापान में, सब जगह बहुत पैसे डाले गए। तो ये जो लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है, जो बदलाव की रैली है ना, ये इतनी जल्दी फिजल आउट नहीं होगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट में कंसोलिडेशन डिप्स आते हैं, उसके बाद मार्केट बहुत तेज़ी से पलट के ऊपर आता है और यूएस में भी आपको वैसे ही नज़ारा दिख रहा है। तो मुझे पिच में कोई गड़बड़ दिख नहीं रही है। अब तो देखिए IIP वगैरह ये सब भी नॉर्मल, तो S&P ने आपकी रेटिंग को एकदम स्टेबल रखा बावजूद कि आप इतने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। तो फिर नहीं लगता मुझे कि कोई दिक्कत है। तो बढ़िया पिच है और आपकी कमेंट्री सुनते सुनते लाल से हरे में तो SGX निफ्टी ऑलरेडी आ चुका है, हरी टिक्स आती हुई नजर आ रही है और एक्सपर्ट सारे ऑन ग्राउंड कॉन्फिडेंट हैं कि एक कंसोलिडेशन जो टाइम वाइज करेक्शन जो देख रहे हैं हम उससे इवेंचुअली उभरेंगे और ऊपर के अपसाइड्स कंटिन्यू होंगे। खैर ये निफ्टी और निफ्टी बैंक की कहानी, हम तो स्टॉक स्पेसिफिक रुझान पर फोकस कर रहे हैं और आज फिर 10 के 10 बल्लेबाज है मेरे पास। क्विकली शुरू कर देता हूं। IT आपने कल गजब कर दिया, माइंट्री आपका ओपनर था, उसका पूरा IT झूमने लगा, तो आज मैंने भी कहा कि IT से शुरू करता हूं भाई। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, कल बाजार बंद होने के बाद इसके नंबर्स आए और वाकई इसके नंबर्स भी बहुत स्ट्रांग है। आय और मार्जिन पे, अच्छा ये ध्यान रखिए मिड कैप IT बेटर कर रही हैं लार्ज कैप की कंपैरिजन में।
तो L&T टेक ने हम डॉलर आई में एक्सपेक्ट कर रहे थे 3% का उछाल 4% से ज्यादा आया। मार्जिन 15% एक्सपेक्टेड थे, 17.25% आए। और FY22 का गाइडेंस भी इस कंपनी ने बढ़ा दिया अच्छा खासा। तो मुझे लगता है नंबर्स अच्छे और ये स्टॉक हल्के हल्के कंसोलिडेशन की तरफ बढ़ रहा था। अच्छा फ्रेश अप मूव आना चाहिए। टाइम करना मुश्किल है, आज किस तरह की पोजीशन अनवाइंडिंग होगी क्या होगा, लेकिन इवेंचुअली नंबर्स के दम पर ये स्टॉक अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी वापस रिज्यूम करेगा। SBI कार्ड दूसरा स्टॉक। अब ये स्टॉक भी क्या है, करेक्ट हो गया 1150 के हाईज के बाद SBI कार्ड्स करेक्ट होकर आपको काम 1000 के नीचे कामकाज 3 डिजिट में कामकाज करता हुआ नजर आएगा। इस कंसोलिडेशन के बीच में इस सेक्टर के लिए अच्छी खबर दरअसल आई है। मास्टर कार्ड पे RBI ने रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करें और मास्टर कार्ड स्पेस का एक जायंट। RBI का रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करना मतलब कि कर्व्स हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स इंपैक्ट नहीं होंगे, आप लोग घबराए ना। फ्रेश कस्टमर एक्विजिशन को लेकर चैलेंजेस, तो बाकी प्लेयर्स जो बाजार में उनका फायदा, और SBI कार्ड तो लीडर है अपने स्पेस का, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। सीक्वेंट साइंटिफिक इसीलिए, वो भी बाय कॉल आपकी स्क्रीन पर आएगा। 336 के हाई से करेक्ट होकर 270 के जोन्स पे खड़ा हुआ है। यहां पे इनको EU GMP से एक मंजूरी मिली है, इनके अप्रूवल आया है, जो इनका टैबलेट का डोसेज मैन्युफैक्चरिंग लाइन है टर्की में। तो बढ़िया है, करेक्ट होकर चल रहा था, अप्रूवल आ गए और अब तो मेरे ख्याल से 8 वेरियस डोजेज फॉर्म्स की मैन्युफैक्चरिंग लाइंस के लिए अप्रूवल्स इस कंपनी के पास है। तो बढ़िया टेलविंड्स बन रही हैं खरीदने के मौके। चलिए, खरीदारी पे फोकस, और IT डेफिनेटली बहुत ही बड़ी थीम बन के उभरी है और इसमें लोगों को खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन एक और सरकारी मदद वाला सेक्टर है, वो शिपिंग। कल कैबिनेट में खबर आई है, एक्चुअली वो बहुत बड़ी खबर है शिपिंग सेक्टर के लिए। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, खबर समझ लीजिए क्या है। दरअसल क्या उन्होंने कहा, एक सब्सिडी स्कीम है कि जब भी कोई इंडियन गवर्नमेंट टेंडर फ्लोट करती है करियर के लिए, तो उसमें जो बाहर की कंपनियां भी बिड करती हैं और भारतीय कंपनियां भी बिड करती हैं। लेकिन भारतीय कंपनियों की बिड हमेशा उनसे ऊपर जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे खर्चे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे टैक्सेशन जुड़े हुए हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, करीब लगभग 18 से 20%, 22% समटाइम इनकी बिड ऊपर होती है, उससे नीचे जा नहीं सकते वरना इनको नुकसान होगा। तो ये कम्पीट नहीं कर पाते। तो सरकार ने कहा कि जो डिफरेंस होगा आपकी बिड का फॉरेन प्लेयर से इसके बीच में, उसको हम सब्सिडाइज करेंगे और इस पर करीब 1600-1700 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। तो जो करियर है, बल्क करियर है, जैसे जी शिपिंग है, शिपिंग कॉर्पोरेशन है और श्रेयास शिपिंग है, जो लाने ले जाने का काम करते हैं, जिनके पास वेसल्स बहुत हैं, उनको इसका बड़ा फायदा होगा, क्योंकि अब ये कम्पीट कर पाएंगे फॉरेन शिपिंग कंपनीज के बीच में। हमें लगता है इस पर खरीदारी करनी चाहिए। और शिपिंग कॉर्पोरेशन चूंकि सबसे बड़ी कंपनी है, तो सबसे ज़्यादा फायदा उसको होगा, जी शिपिंग को होगा, श्रेयास शिपिंग को होगा। यहाँ पे सीमैक को हमने इसलिए नहीं शामिल किया क्योंकि वो फॉरेन करियर में बहुत ज़्यादा नहीं है, वो बड़ी जो कंपनीज हैं उनके लिए एंसिलरी काम करती है, इसलिए इन 3 कंपनियों पे फोकस करके खरीदारी की जा सकती है। ओके, खरीदारी कंटिन्यूड। अब तो अगले 2 स्टॉक्स हैं रिजल्ट्स के चलते। शुरुआत भी L&T के साथ करी थी, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के साथ। टिनप्लेट के नंबर्स बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन है। टाटा ग्रुप कंपनी है, टाटा ग्रुप कंपनी वैसे भी बाजार के फ्लेवर में रहती हैं। आए 866 करोड़ रुपीस Q1, लास्ट ईयर थी 380 करोड़ रुपीस, लास्ट क्वार्टर थी 750 करोड़ रुपीस। तो किसी भी पैमाने पे, चाहे साल दर साल क्यू ऑन क्यू देखूं, नंबर्स अच्छे हैं। इनफैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी 70 करोड़ रुपए के आसपास क्लॉक करी। साल दर साल तो घाटा था भाई 7 करोड़ रुपए का, और क्यू ऑन क्यू भी 55 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा था। तो मैंने दोनों पैमानों पे नंबर्स कंपेयर करे। स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स बने हुए हैं, टेलविंड अडाप्ट रखेंगे 245 के टारगेट्स के लिए। और ब्रोकरेज कंपनीज भी आप कल चमका रहे थे। तो भाई 5 पैसा का रिजल्ट जो आया है, वो रिजल्ट भी स्ट्रॉन्ग है, वो दिखा रहा है ब्रोकरेज का मोमेंटम इज हियर टू स्टे। वो क्या जेम फाइनेंशियल चला था आखिरी में जाते जाते, एकदम लास्ट में ये जेम फाइनेंशियल माइंट्री ने हरा दिया था कल मुझे। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। Q1 में 5 पैसा के 60 करोड़ के रेवेन्यूज क्लॉक हुए, साल दर साल 42 और Q on Q 49 करोड़ के कंपैरिजन में। मैं इसलिए दोनों हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि रन रेट दोनों तरह से देखना चाहिए, तब कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मुनाफा 7.25 करोड़ रुपए का है, 2.8 करोड़ रुपए पिछले साल Q1 में, और पिछले क्वार्टर में भी 5.5 पौने 6 करोड़ के आसपास। तो बढ़िया मोमेंटम पकड़ रहे हैं सारे स्टॉक्स। 5 पैसा भी ऐसा नहीं है चला नहीं है, अपने साल के हाईज के आसपास खड़ा हुआ है, पर रिजल्ट्स कॉन्फिडेंस और बढ़ाएंगे स्ट्रीट का। चलिए, अगला जो मेरी थीम है ना, रियल एस्टेट एक बार रिविजिट कर रहा हूँ आशीष, और इसके पीछे ट्रिगर आपकी IT कंपनीज है। अच्छा, तो एक तो करडा, उसमें बोनस की खबर आई है कल, तो बोर्ड बैठक थी तो उसकी वजह से लिया है। देखिए, रियल एस्टेट की एक पूरी थीम को आप समझिए, अगर आप बहुत डीप स्टडी करेंगे तो जब जब IT सेक्टर चलता है
तो रियल एस्टेट चलता है, क्योंकि आईटी सेक्टर की हायरिंग बड़ी बल्क में होती है और वहाँ की जो एवरेज सैलरी होती है वो किसी और सेक्टर की एवरेज एंट्री लेवल सैलरी से स्लाइटली बेटर होती है। अगर आप 20 साल का इतिहास उठा के पढ़ेंगे तो रियल एस्टेट की बूम का बड़ा कारण आईटी सेक्टर का बूम था। जब आईटी सेक्टर ठंडा पड़ा तो रियल एस्टेट ठंडे पड़े, क्योंकि जो बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर है वो आईटी में बेटर होता है किसी भी और सेक्टर से। तो अब आईटी में देखिए हायरिंग के नंबर, हमने कल जब लिया था माइंड की, तुमने एक ही लाइन कही थी कि इसके हेडकाउंट्स बढ़ रहे हैं, ये बहुत पॉजिटिव है। और अब वो देखिए हर कंपनी में बढ़ रहे हैं, चारों तरफ आप देखिए आईटी में सबसे ज़्यादा हायरिंग हो रही है। हम लोगों ने कल एक शो भी किया था इसमें कि हायरिंग कहाँ सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसकी वजह से आप देखिए रियल एस्टेट चलते हुए दिखेंगे। बड़े मकानों वाले तो हमने आपको बताया सनटेक रियल्टी और ओबेरॉय रियल्टी डिपेंडेबल है मेरा ओबेरॉय रियल्टी, क्योंकि डिमांड अब हर तरह के रियल एस्टेट की आपको बढ़ती हुई दिखेगी। तो मुझे लगता है इस पर ध्यान देना चाहिए। मल्टी ईयर की तेज़ी में ये स्टॉक आते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पे रियल एस्टेट दूसरी थीम है जहाँ अच्छा मुझे किसी ने ट्विटर पर पूछा कि जो आप बार बार स्ट्रक्चरल चेंज बोलते नहीं, क्या है एक्सप्लेन करिए। तो समय नहीं है, बहुत 30 सेकंड बता दूं। जब किसी सेक्टर के जिन पैरामीटर्स पर सेक्टर चल रहा है उसमें बदलाव आ जाए, जैसा मैंने आपको अभी बताया आईटी की वजह से रियल एस्टेट में इवन कैफे कॉफी डे, जोमेटो या जुबिलेंट फूड जैसी कंपनियां भी उसी के दम पे चली थी कि डिस्पोजेबल इनकम आपके पास बढ़ी थी, हाई सैलरी ब्रैकेट की नौकरियां मिलने लगी थी। तो ये दौर फिर से आ रहा है, ये एक जोमेटो के लिए बड़ा पॉजिटिव मैं बता रहा हूँ। तो ये होता है स्ट्रक्चरल चेंज। शुगर में स्ट्रक्चरल चेंज इसलिए क्योंकि एक एथेनॉल नाम का नया प्ले उसमें आ गया है, इसलिए कंपनियां कैपेक्स करने लगी। तो बेसिक पैरामीटर्स में जब चेंज होता है उसको स्ट्रक्चरल चेंज कहते हैं, इसलिए हमने इसको कहा। धीरे धीरे डे 2 आते आते नीरज जी का मन थोड़ा बदल रहा है जोमेटो को लेकर। अगला स्टॉक है इन्फोएज। तो अब जोमेटो की चर्चा हुई तो जोमेटो के बारे में बता दूं कि जिस तरह का अच्छा ये स्टॉक 58-5900 के लेवल से वापस करेक्ट हुआ था, फिर चलना शुरू हुआ था, वापस ठंडा पड़ा इस जस्ट आईपीओ से पहले, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग और आई मुझे लगता है, लेकिन अब अच्छे स्टेडी रिटर्न शायद ये स्टॉक यहां से क्लॉक करता हुआ नजर आए। अब जोमेटो के आईपीओ को रिस्पांस कैसा मिलेगा ये तो मुझे नहीं पता, तो अगर कोई इंडिकेशन मिल रहा है उस एंकर बुक से तो लग रहा है कि एटलीस्ट रिस्पांस तो बहुत तगड़ा होगा। जितना अच्छा रिस्पांस होगा उतने अच्छे वैल्यूएशंस कमांड करेगा, जितने अच्छे वैल्यूएशन कमांड करेगा उतना इन्फोएज को फायदा होगा। इन्फोएज ने एक अच्छी बात नहीं करी थी, पहले 700 करोड़ का माल छोड़ रहे थे ओएफएस में, आधा कर दिया था 350 करोड़ रुपए का। ये दरअसल इन्फोएज के लिए पॉजिटिव था, उन्होंने और स्टेक को रखा उस जोमेटो में। मेरे ख्याल से इनको ज्यादा अच्छा आउटलुक नजर आ